हेलो ट्रेनिस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में आपसे बात कर रहा था पारिस्थितिक तंत्र और उसके विभिन्न घटक। आज हम लोग बात करेंगे कि पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड्स की जब आप डिफिनीशन की बात सोचते हैं तो बहुत क्लियर सा डिफिनीशन होता है कि किसी भी परितंत्र में उपस्थित उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, व्यवहार तथा ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों को चित्रीय रूप में पिरामिड के द्वारा प्रदर्शित करने से बनने वाली संरचना को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी परितंत्र होता है, वहाँ कोई एक प्रकार का जीव नहीं रहता, वहाँ पर उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और अजैविक घटक भी उपस्थित रहते हैं। इस तरह सभी घटक मिलकर वहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होकर पूरा वहाँ पर जैव भू चक्र चलता रहता है। तो अब कोई भी स्थान होगा, वहाँ पर उत्पादक रहेंगे, उपभोक्ता रहेंगे, तो इन दोनों के बीच जो अंतर संबंध होता है कि जब उनकी संख्या घट रही कि बढ़ रही है, उसको हम चित्रों के रूप में निरूपित करें, चित्रों में विशेष रूप से पिरामिड के रूप में निरूपित करें कि उनकी संख्या घट रही है कि बढ़ रही है, इसी को आप कहेंगे पारिस्थितिक पिरामिड। अब परिभाषा से समझ में आ रही है आपको कि पारिस्थितिक पिरामिड तीन तथ्यों के केस में बन सकता है, या तो उनकी संख्या के केस में, या तो व्यवहार का केस होगा, या तो ऊर्जा का केस होगा। इस तरह से पारिस्थितिक पिरामिड आपके तीन तरह हो जाएंगे: संख्या का पिरामिड, व्यवहार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। अब आपको पता है कि किसी भी स्थान पर जो उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं, या तो उनका एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पे या तो उनका संख्या घटता है या तो बढ़ता है। अगर उनकी संख्या घटती जाएगी तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ का आप एग्जांपल लेंगे तो उनकी संख्या अगर घटती जाएगी तो उससे जो है ऊपर पतला होता जाएगा। इस तरह जो पिरामिड बनेगा उसको सीधा पिरामिड कहा जाएगा। और यदि किसी उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ बढ़ेंगे और उनका मात्रा बढ़ती जाएगी तो ऊपर ब्रॉड होता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा, नीचे कम चीज़ें हैं, ऊपर ज़्यादा होगा। तो इस तरह जो पिरामिड बनता है उसको उल्टा पिरामिड कहते हैं। तो संख्या का पिरामिड हो या व्यवहार का पिरामिड हो, ये दोनों कुछ किसी पर्सन में देखेंगे वहाँ सीधा पिरामिड बनेगा, किसी पिरामिड देखेंगे उल्टा पिरामिड बनेगा, संख्या और व्यवहार का। परंतु ऊर्जा का पिरामिड ऑलवेज सीधा रहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जितना भी ऊर्जा संचित करता है उत्पादक यानी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, उसमें से अधिकांश भाग वो अपने विभिन्न क्रियाओं में प्रयोग कर लेता है और उसका कुछ मात्रा ही अपने शरीर में संचित करेगा। जब उसको कोई प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता खाएगा तो उसके बॉडी में केवल उस संचित मात्रा का ऊर्जा जाएगा, तो अब उसको कम ऊर्जा मिल रही है, और जितनी वो उस कम अमाउंट की ऊर्जा प्राप्त किया उसने, उसमें से भी वो फिर अब स्वयं के विभिन्न जैविक क्रियाओं में श्वसन के द्वारा ऊर्जा उसको वेस्ट कर देगा, मुक्त कर देगा, और उसके बॉडी में बहुत लेस अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में संचित रहेगी। फिर उसके ऊपर का द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता जब उसको खाएगा उसको ऊर्जा और कम मिलेगी। इस तरह देखेंगे कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होगा, ऊर्जा की मात्रा ऑलवेज एक स्टेप से, एक उत्पाद स्तर से दूसरे स्तर में कम होती जाती है। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहेगा। इसी को आप व्यक्त करते हैं 10% एनर्जी फ्लो लॉ के फॉर्म में, जिसे कि एक लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लिंडमैन ने कहा कि एक स्तर से जब दूसरे स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उस प्रक्रिया में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, क्योंकि 90% जो होता है जीव अपने विभिन्न जैविक क्रियाओं में प्रयोग कर लेता है। इसी को 10% एनर्जी फ्लो लॉ कहते हैं। इसी समझ में आ रही बात आपको कि जब ऊर्जा का स्थानांतरण कम होता जाएगा तो ऑलवेज अमाउंट ऊपर कम होते जाने से ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा। वापस आते हैं हम लोग टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं संख्या के पिरामिड की बात। संख्या जब किसी भी परितंत्र में देखेंगे कि जीव जो है उनका संख्या जो है, अगर संख्या के बीच में हम उसको पिरामिड लाइक संरचना निर्मित करेंगे तो सीधा और उल्टा दोनों पिरामिड बनेगा। जैसे आप किसी परितंत्र, जैसे आप घास के मैदान की परितंत्र की बात करें, यहाँ देख रहे हैं कि हरे पौधे सर्वाधिक संख्या में हैं, उसको जो खाने वाले चूहे उससे हर पौधों की तुलना में कम रहते हैं। या ग्रासहोपर की भी बात कर सकते हैं, टिड्डियों की, तो उनकी संख्या कम होगी। इन चूहों या को खाने वाले सर्प जो हैं उनसे कम होंगे। इन सर्पों को खाने वाले बाज की संख्या उससे भी कम होती है। तो देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप एक स्तर दूसरे स्तर में जब तुलना की जा रही तो संख्या क्या हो रही, कम हो रही है। इस तरह जो पिरामिड के रूप में इसे निरूपित करेंगे तो ऊपर पतला होता जा रहा है। इस तरह जो पिरामिड बनेगा उसको संख्या का सीधा पिरामिड कहेंगे। ऐसे ही
आप देखेंगे किसी वृक्ष के परितंत्र का उदाहरण लेंगे तो देखेंगे वहाँ वृक्ष एक है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी पक्षियाँ रहती हैं, उसके ऊपर बहुत सारी पक्षियाँ निर्भर होती हैं। इस तरह से पक्षियों की संख्या बढ़ गई। और ऐसे फिर देखेंगे प्रत्येक पक्षी के शरीर के ऊपर बहुत सारे परजीवी कीट रहते हैं, तो इस तरह से परजीवी कीटों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। इस तरह नंबर क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है। इस तरह जो पिरामिड बन रहा है उसको हम संख्या का सीधा पिरामिड, संख्या का उल्टा पिरामिड कहेंगे। सीधा पिरामिड ये हो गया, और जब अमाउंट की मात्रा बढ़ती जाएगी तो ऊपर ब्रॉड हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, उल्टा पिरामिड। इस तरह से वृक्ष का जो परितंत्र हो गया संख्या का उल्टा पिरामिड प्रदर्शित करता है। इस तरह से हम जैव भार की बात करते हैं तो जैव भार के भी केस में देखेंगे आप कि वहाँ पे भी मात्रा कुछ परितंत्र में घटती है जैव भार, और कुछ परितंत्र में जैव भार का मात्रा बढ़ती है। जैव भार क्या होता है, ड्राई बॉडी वेट, यानी कि जो जल होता है उसको काउंट नहीं करते, बाकी जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है उसी को आप मेन भार, जैव भार के रूप में शामिल करते हैं। तो किसी भी परितंत्र में जैव भार यानी कि टोटल वेट जो ड्राई वेट होगा या तो बढ़ता जाता है या तो घटता जाता है, दोनों प्रोसेस पॉसिबल हैं। जब अमाउंट जो है घटता जाएगा तो उससे जैव भार का सीधा पिरामिड बनेगा, और जब अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा तो उससे जो है आपका उल्टा पिरामिड बनेगा जैव भार का। जैसे जैव भार के सीधा पिरामिड का केस देख लीजिए आप, इसी घास के मैदान का परितंत्र को देखेंगे तो वहाँ पौधों का भार क्या है, सर्वाधिक है। हरे पौधों का भार, उन पर जो निर्भर है आपके चूहे हैं या टिड्डे हैं, इन सब का, इनका भार जो है इन पौधों की तुलना में कम है। उसको खाने वाले सर्पों का भार, क्योंकि सर्पों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, तो इन चूहों की या इन टिड्डों की तुलना में और कम हो जाता है, तो वो कुल सम्मिलित भार उससे भी कम हो गया। फिर उस परितंत्र में कहीं एक या दो जो है आपके बाज या ईगल उपस्थित रहेंगे, तो उनका भार इन सर्पों की तुलना में भी और कम हो जाता है। इस तरह से जैव भार का ये आपका सीधा पिरामिड निरूपित कर रहा है, जैसे आपके घास के मैदान का परितंत्र हो जाता है। ऐसे जैव भार के उल्टा पिरामिड का जब आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि तालाब के परितंत्र का केस ले सकते हैं। तालाब में देख रहे हैं जो हरे प्लवक होते हैं, प्लैंक्टन्स होते हैं, वही मेन उत्पादक होते हैं, वही प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा संचित करते हैं। इन प्लवकों के शरीर में उपस्थित ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए छोटी मछलियाँ इन प्लैंक्टन्स को खाती हैं। जब छोटी मछलियाँ खाती हैं तो देख रहे हैं कि इन प्लैंक्टन की तुलना में छोटी मछलियों का भार काफ़ी अधिक है। और इन छोटी मछलियों को कौन खाती है, बड़ी मछलियाँ खाती हैं। बड़ी मछलियों की संख्या भले ही कम हो जाता है, लेकिन उनका तुलनात्मक भार जो है बहुत ज़्यादा। अगर दो बड़ी मछली हैं तो शायद 50 छोटी मछली से ज़्यादा भार वाली होंगी। इस तरह जैव भार देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। जब जैव भार का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो जो पिरामिड बनेगा इससे आपको उल्टा पिरामिड बनेगा, जिसे हम जैव भार का उल्टा पिरामिड कहते हैं। इस तरह से जैव भार का पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। आखिर में देखेंगे आप, जैसे ऊर्जा का पिरामिड होता है, जैसे आपसे बात कर दिया कि ऊर्जा की मात्रा एक स्तर से दूसरे स्तर में सदैव कम होगी, यानी कि ऊर्जा की मात्रा घटती जाएगी, इससे आपकी सीधा पिरामिड बनेगा ऊर्जा का। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप जो है घास के मैदान का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप जो वृक्ष का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप तालाब का उदाहरण ले लीजिए। अगर जैसे मालूम हो आपने देखा कि तालाब के केस में देख लेते हैं कि, या आपके हरे घास के मैदान के केस में देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्टेप है इसलिए इसको देखते हैं। जैसे पौधों ने मालूम हो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 1000 किलो कैलोरी संचित की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। अब जितने भी उन्होंने ऊर्जा संचित किया है, आपको पता है 10% एनर्जी फ्लो लॉ, जिसको कौन दिया आपको पता है, लिंडमैन ने दिया। लिंडमैन के 10% एनर्जी फ्लो लॉ के अकॉर्डिंग 90% वो अपने डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में वेस्ट कर देगा और केवल 10% उसकी बॉडी में स्टोर रहेगा। जो उनकी बॉडी में स्टोर होगा वही अगले स्तर में जाएगा, यानी कि इसका 10% स्टोर रहेगा तो चूहों में जाएगा कितना, इसका दर 100 किलो कैलोरी। यही मैटर फिर अगेन चूहों के केस में प्रारंभ हो जाती है कि आप देखेंगे कि चूहों के शरीर में जो भी 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई उन्हें, उसका 90% यानी कि 900 किलो कैलोरी वो अपने खुद की डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में वेस्ट कर देंगे और उसका केवल 10% यानी कि 10 किलो कैलोरी उनके शरीर में संचित रहेगा। जब इन चूहों को सर्प खाएगा तो उसे केवल 10 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होगी। और जब इस सर्प फिर इस 10 किलो कैलोरी की मात्रा का 90% या 9 किलो कैलोरी वो भी अपने डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में वेस्ट करेगा, श्वसन के द्वारा उस ऊर्जा को मुक्त कर देगा
और 10% यानी 1 किलो कैलोरी इसकी शरीर में संचित रहेगा। ऐसे सर्पों को जब बाज खाएगा तो उसके शरीर को केवल 1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। इस तरह से देख रहे हैं आप कि ऊर्जा की मात्रा निरंतर घटती जाती है। इस तरह से ऊर्जा का पिरामिड किसी भी आप परिस्थिति तंत्र में ड्रॉ करेंगे, देखेंगे ऊर्जा का अमाउंट कम होता जा रहा है, जिसे आप कह सकते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पारस्थितिक तंत्र की स्टडी के थ्रू एक बात आपके कंक्लूजन आपके दिमाग में और आ जाना चाहिए कि जैसे देख रहे हैं कि पारस्थितिक तंत्र में उपभोक्ताओं की संख्या जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतने ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा, लास्ट स्टेप को पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी। यानी जितनी लंबी जो है ऊर्जा की श्रृंखला होगी उसमें लास्ट की स्टेप को कम ऊर्जा प्राप्त होगी। जैसे घास के मैदान का केस देख रहे हैं, यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी पौधों ने निर्मित किया, उस ऊर्जा का केवल 1 किलो कैलोरी आपके बाज को पहुँच रही है। या अगर बीच में और स्टेप होता, जैसे यहाँ टिड्डे से आपकी ग्रास होपर से बात करते, टिड्डे को खाने वाले फ्रॉक्स होते, तो एक स्टेप और बढ़ जाता है इसमें। तो उस तरह अगर जैसे चलता अगर तो आप देखते 0.1 किलो कैलोरी ऊर्जा से प्राप्त होती। तो जितना ज़्यादा लंबा फूड चेन होगा, खाद्य श्रृंखला जितनी लंबी होगी, टॉप लेवल को जो लास्ट जो आपका उपभोक्ता है उसको प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। अब इसी तरह से देखेंगे, जैसे हम यही उदाहरण ले लें, जैसे वन क्षेत्र का फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बात करें, अगर पौधों ने 1000 किलो कैलोरी निर्मित की होती तो उसको खाने वाले हिरन को, डियर्स को आपको 100 किलो कैलोरी प्राप्त हो जाती, और उसको सीधे लायन खाता तो उसको सीधे 10 किलो कैलोरी मिल जाती। यहाँ केवल 3 स्टेप हैं फूड चेन में, इसलिए लायन को ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और जहाँ पे फूड चेन लंबी हो जाती है वहाँ प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। इस तरह से ऊर्जा को अधिक मात्रा में प्राप्त होने के लिए छोटी फूड चेन का होना लाभदायक होता है। इस तरह का आप देख रहे हैं कि ओवरऑल इस पारिस्थितिक तंत्र में, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होगा, वहाँ पर चाहे वो संख्या का केस हो, जैवभार का केस हो या ऊर्जा का केस हो, वो सभी जिस तरह से परितंत्र में आप देखते हैं कि जीव एक दूसरे से निर्भर होते हैं, इस तरह जब उनके बीच हम विभिन्न उनके भार का या संख्या का या ऊर्जा का चित्रीय रूप में निरूपण करेंगे, उससे एक फिक्स रिलेशनशिप आएगा। या तो पिरामिड के रूप में संरचना बनती है जो वो तो सीधा बनेगी या उल्टा बनेगी। इसी को आप इकोलॉजिकल पिरामिड्स या पारस्थितिक पिरामिड कहते हैं। और पारस्थितिक पिरामिड केस में आपको एक बात और याद रखना है, संख्या का पिरामिड सीधा या उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, जैवभार का भी पिरामिड सीधा या उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।